बहुत स्वागत है दोस्तों आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग यूजीसी नेट के दिसंबर 2025 पेपर एनालिसिस के सेकेंड पार्ट पे हैं। दूसरी क्लास हमारी आज होने वाली है जिसमें हम लोग 5 प्रश्नों को अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करते हैं और 20 क्लास में 20 प्रश्नों को 100 प्रश्नों को अच्छे से हम लोग पढ़ लेते हैं। तो काफी हेल्पफुल होता है दोस्तों एग्जाम के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का सवाल ये है कि स्थानीय स्वशासन के लिए प्रांतीय बिल की शुरुआत किसके अधीन की गई थी? तो ये आप बताते रहिए, इसका हम लोग थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। इसमें क्या क्या है तो दोस्तों, इसमें लॉर्ड रिपन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड मेयो हैं। इसमें आपको बताना है कौन स्थानीय स्वशासन का शुरुआत की थी, प्रांतीय बिल लाया था। हालांकि आंसर पे सीधे चले अगर तो लॉर्ड रिपन थे, जिन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है और फादर ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया बोला जाता है। इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था भारत का उद्धारक। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने बोला था भारत का उद्धारक, सेवियर ऑफ इंडिया, ये उपाधि दी थी। और इनके जो कार्यकाल थे उनको हम लोग सीरियल वाइज देखने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों 19 सॉरी 19 नहीं, इनके जो काम थे, मतलब इनका जो कार्यकाल था 1880 टू 1884 रहा है। तो सबसे पहले इनके कार्यकाल को लिख लें अगर, तो 1880 से 1884, 1880 से 1884 के बीच में रहा है। शुरुआत होता है कार्यकाल इनका तो सर्वप्रथम 1881, 1881 में जो काम हुए उसकी बात करते हैं। एक तो नियमित जो सेंसस था, नियमित जनगणना शुरुआत हुई थी। तो ये नियमित जनगणना इन्हीं के काल में शुरू हुई थी और ये पहली व्यवस्थित वैज्ञानिक तरीके से की गई जनगणना थी, जो कि 10 वर्षीय नियमित जनसंख्या के रूप में, जनगणना के रूप में इसकी शुरुआत की गई थी। अगर इससे थोड़ा सा पहले बात करेंगे दोस्तों, तो भारत में 1872 में इनके पहले जो आए थे, 1872 में पहली जनगणना की शुरुआत हुई थी। पहली जनगणना अगर बोला जाए तो जनगणना कब हुई थी? 1872 में। ये हुई थी लॉर्ड मेयो के समय में। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप से वैज्ञानिक तरीके से अगर बात करें, जनसंख्या जनगणना शुरू हुई थी और लगातार उसी बेस पे आज तक होती आई है, तो 1881 को याद रखेंगे और इनके साथ रिपन को याद रखना पड़ेगा। साथ ही 1881 में पहला कारखाना अधिनियम भी आता है। पहला कारखाना अधिनियम ये मेनली बच्चों के लिए था दोस्तों, कि बच्चों के लिए इसमें बाल श्रमिकों की सुधार के लिए क्या किया गया था कि 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को प्रतिबंधित कर दिया गया था और 7 से लेकर 12 वर्ष की जो आयु के बच्चे हैं जो काम कर रहे हैं, उनके काम के घंटे बिल्कुल सीमित कर दिए गए थे। उनसे ज्यादा काम नहीं लिया जा सकता था। ठीक। अब आते हैं, साल आता है 1882 का। ये काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, किसमें एक कमीशन आता है जो कि हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है, हंटर शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। और विशेषकर ये प्राथमिक और द्वितीय सॉरी माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षा है उसकी स्थिति की समीक्षा और सुधार के लिए आयोग गठित किया गया था। वहीं फिर 1883 की बात आती है, जिसमें दो चीज होती है। एक तो हेमाइन कोड आता है जिसको बोलते हैं अकाल संहिता बनती है। अकाल संहिता ये थी कि जब अकाल आएगा, अकाल पड़ने वाला होता है, क्योंकि उस समय बहुत अकाल पड़ता था, तो उससे निपटने के लिए व्यवस्थित कदम अपनाए जाने की इसमें सिर्फ नियम लिखे हुए थे, कैसे उनसे यानी अकाल से निपटा जा सकता है। वहीं 1883 में इल्बर्ट बिल आया था। इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था
ये विवाद ये था कि एक एल्बर्ट महोदय थे जिनको सीपी एल्बर्ट बोला जाता था। तो भारतीय जजों को यूरोपीय अपराधियों के मुकदमे भी सुनने के लिए इनमें अधिकार दिया गया था। लेकिन अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतीय जो जज हैं वो अंग्रेजों के जो अपराधी हैं उनका अधिकार, मतलब उनके कोर्ट में जाए। मतलब ये था कि एक जज कुछ भारतीय जज होते थे, कुछ अंग्रेज जज होते थे। तो अंग्रेज ये नहीं चाहते थे कि अगर मेरा अपराध है तो कोई अंग्रेज भारतीय कोर्ट में जाए, भारतीय जज के सामने जाए। इसीलिए, क्योंकि सीपी एल्बर्ट चाहते थे कि भाई सब जज बराबर हैं, तो भारतीयों के समक्ष भी अंग्रेज अपराधी जा सकता है। लेकिन इसका बहुत भारी विरोध हुआ और बाद में इसमें संशोधन भी करना पड़ा, और इसी विरोध के चलते रिपन को इस्तीफा भी देना पड़ा था। इस्तीफा दे दिए थे, खुद से दे दिए थे वो, नाराज हो। और जब इस्तीफा दिए थे तभी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उनके बाद उनको भारत का उद्धारक कहा था कि इस तरीके से भारत के बारे में कोई नहीं सोचता है, ऐसा उनका मानना था। ठीक, ये हो गया। वहीं 1882 में एक चीज छूटी थी दोस्तों। 1882 में एक प्रस्ताव आया जिसमें नगर पालिकाओं, जिला बोर्डों और तालुका बोर्ड की स्थापना हुई थी। तो सीधा याद रखना है कि नगर पालिकाओं के, जिला बोर्डों, तालिका बोर्डों की स्थापना कब हुई थी? 1882 में। तो ये ऐतिहासिक प्रस्ताव था क्योंकि इसमें भारत में उपमंडल और तालुकाओं में ग्रामीण बोर्ड और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकायों के गठन किया गया और उसके विकास की नींव रखी गई। इसका प्रमुख उद्देश्य यही था कि भारत में भारतीय जनता की भागीदारी को बढ़ाया जाए। बस इतना था। इसके अलावा जो तीन और हैं, लॉर्ड मेयो की हम लोग बात कर चुके हैं कि पहली जो जनगणना हुई थी 1872 में, लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। और लॉर्ड मेयो ने ही 1870 में वित्तीय मतलब फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, इसको बोलते हैं वित्तीय केंद्रीकरण, सॉरी विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी इन्होंने। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड मेयो ने की थी। वहीं लॉर्ड चेम्सफोर्ड की बात आती है तो ये इनका कार्यकाल रहता है 1916 से 1921 के बीच में। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो सुधार लागू हुआ था इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। और इसी के तहत, यानी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत ही प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। जबकि लॉर्ड मॉर्ले जो थे, ये 1909 में जब मॉर्ले मिंटो सुधार आता है उस समय भारत के राज्य सचिव थे मॉर्ले। ठीक है, इन्हीं के नाम पर ही मॉर्ले मिंटो सुधार आता है। और 1909 में जब मॉर्ले मिंटो सुधार आता है तो पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है इसी। तो इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। अगले पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा जो सवाल आज का है हमारा, सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करना है, जिसमें मेगास्थनीज, डायोडोरस स्ट्रैबो, प्लिनी द एल्डर आते हैं। और उनकी बुक्स में जियोग्राफिका, नेचुरलिस हिस्टोरिका इंडिका और बिब्लियोथेका हिस्टोरिका है। तो आपको ये बताना, इसमें मुझे लगता है कि दो चीजों को आपको तो अच्छे से पता होगा। दो चीज में क्या? पहला ये है कि जो स्ट्रैबो थे इन्होंने लिखा जियोग्राफी, ये काफी कॉमन है। जबकि प्लिनी, प्लिनी का नाम सुने होंगे, और प्लिनी ने लिखा नेचुरल हिस्टोरिका, ये चीज पता थी। और मेगास्थनीज भी काफी कॉमन है कि भाई इंडिका लिखा था। तो एक चीज बता है, डियोडोरस ने बिब्लियोथेका हिस्टोरिका लिखी। ठीक है, अब थोड़ी सी इसमें बात कर दें कि जो मेगास्थनीज जो था, मेगास्थनीज तो यूनान, जो ग्रीक राजदूत था, और जिन्हें सेल्यूकस निकेटर ने मौर्य साम्राज्य जो सम्राट था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पाटलिपुत्र में भेजा था। तो ये तो मेगास्थनीज हो गए। और इनकी पुस्तक जो इंडिका थी, इसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में है और भारतीय समाज को 7 भागों में इन्होंने डिवाइड किया था, वो इंडिका में हमको प्राप्त होता है।
जबकि डायोडोरस की बात आती है तो डायोडोरस दोस्तों फर्स्ट शताब्दी बीसी में ग्रीक इतिहासकार रहे हैं डायोडोरस। और इनकी पुस्तक जो ये है बिब्लियोथेका हिस्टोरिका, ये 40 पुस्तकों का विशाल संग्रह है, 40 बुक्स का कंपाइलेशन है। और इसमें सिकंदर के भारत अभियान और नंद वंश और मौर्य काल के संदर्भ में महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य दिए गए हैं। और वहीं स्ट्रैबो की बात होती है तो स्ट्रैबो दोस्तों यूनान था और यूनानी भूगोलवेत्ता और इतिहासकार था। इसने लिखा ज्योग्राफी का, और ज्योग्राफी का जो कि 17 खंडों में विभाजित है और विश्व भूगोल का विस्तृत रूप से वर्णन करती है। जबकि प्लिनी द एल्डर ने लिखा नेचुरल हिस्टोरी का। प्लिनी एक रोम का लेखक रहा है और प्रकृतिवादी भी था। ये नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और रोम के बीच, इंडिया एंड रोम के बीच व्यापार का विस्तृत विवरण है। और प्लिनी इस बात से दुखी होता है कि भारत में, यानी उसके राज्य रोम से सोना भारत की तरफ जा रहा था। इस बात को लेकर दुखी था। इस तरीके से हमारा दूसरा सवाल सही कंप्लीट होता है। उसमें तीसरे पे चलते हैं। तीसरा ये है कि मान्य खेत जो कि दक्कन में पड़ता है और राष्ट्रकूटों की राजधानी रही है, इसको और राष्ट्रकूट शासकों को सही कालक्रम में व्यवस्थित करना है, ये बात इसमें कही गई है। राष्ट्रकूटों के सही कालक्रम को व्यवस्थित कर। दोस्तों अगर राष्ट्रकूटों के सही कालक्रम की बात करा जाए तो सबसे पहले तो दंती दुर्ग ही आते हैं। दंती दुर्ग जो थे वो इस यानी राष्ट्रकूट के संस्थापक रहे हैं। और बात करते हुए चलते हैं। दंती दुर्ग संस्थापक रहे हैं पहली बात। और प्रारंभिक राजधानी जो थी इनकी मयूर खिंडी थी, मयूर खिंडी रही है। और जो दंती दुर्ग है इसका अर्थ होता है हाथी का दुर्ग। ये हाथी पे ही अक्सर विराजमान रहते थे युद्ध में। राष्ट्रकूट की स्वतंत्रता का संस्थापक और वंश का संस्थापक भी माना जाता है। इनके साथ एक चीज बहुत अच्छी जुड़ती है कि एलोरा के जो दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर है, उसका निर्माण इन्होंने ही किया था दंती दुर्ग। वहीं इनके बाद कृष्ण प्रथम आते हैं दोस्तों। कृष्ण प्रथम दंती दुर्ग का अगर समय काल देखेंगे तो 753 से 758 के बीच में रहते हैं। और कृष्ण प्रथम 758 से 772 के बीच में रहते हैं। हालांकि टाइम इनका इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस कब है लगभग ये मानना जरूरी है। दंती दुर्ग का चाचा था दोस्तों कृष्ण प्रथम। चाचा लोग वैसे भी ऐसे होते हैं। दंती दुर्ग का चाचा था और इसकी उपाधि थी शुभ द्रुंग, शुभ द्रुंग, सॉरी शुभ तुंग उपाधि कृष्ण प्रथम की थी। इसके अलावा छतः प्रजाबांध और कृत प्रजापाल की उपाधि भी लेता है। और इसका एक इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसका सामंत जो था, सामंत, उसका नाम था क्षणफुल। क्षणफुल, ये कई बार छोटे छोटे सवाल बनते हैं। इन्होंने शिलाहार वंश की स्थापना की थी, शिलाहार वंश की स्थापना की थी क्षणफुल ने। ओके, ये हो गया। अब कृष्ण प्रथम के बाद आते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय मतलब दूसरा, 773 से 80 के बीच में। लेकिन गोविंद द्वितीय है, गोविंद तृतीय इसमें दिया गया है, इसलिए और आगे चलेंगे। चौथे पे आते हैं ध्रुव धारावर्ष। धारावर्ष, धारावर्ष इनकी उपाधि थी। और 780 से 794 के बीच में। ध्रुव धारावर्ष भी नहीं है इसमें। तो आगे चलेंगे, इनके बाद आते हैं गोविंद तृतीय। गोविंद तृतीय ये हैं दोस्तों 794 से 814 के बीच में। अब गोविंद तृतीय के बारे में थोड़ी बात कर लें। इनकी उपाधि थी जगतुंग। जगतुंग इनकी उपाधि रही है। कीर्ति नारायण भी इनकी उपाधि नहीं है।
इनके अलावा विक्रम भी इनकी उपाधि रही है। त्रिपक्षीय संघर्ष में ये भाग लेते हैं और सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार शासक था नागभट्ट द्वितीय को परास्त भी करते हैं। 802 में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है नागभट्ट द्वितीय को परास्त करते हैं। ठीक। पाल जो शासक रहे हैं धर्मपाल व कन्नौज शासक इंद्रायुध को आत्मसमर्पण भी करवाया था गोविंद तृतीय ने। अल्तेकर ऐसा मानते हैं कि गोविंद तृतीय इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक रहा है, सबसे प्रतापी शासक रहा है। अब गोविंद तृतीय के बाद दोस्तों कौन आते हैं, अगर सीरियल वाइज देखोगे तो अमोघ वर्ष आते हैं। अमोघ वर्ष काफी इंपॉर्टेंट है और 814 से 880 के बीच में ये रहते हैं। तो अमोघ वर्ष या अमोघ वर्ष प्रथम जिनको बोला जाता है, तो जब अमोघ वर्ष की बात होती है तो इनकी उपाधियां खूब लेते थे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नृपतुंग, वीर नारायण, रट्ट भाट, रट्ट भारतंड, भारतंड और अतिशय धवल, ये इनकी उपाधियां थी। इसका जन्म स्कंधवार में हुआ था, यानी रण शिविर में हुआ था और इसका नाम जो मूल नाम था वो सर्व था। 7 वर्ष की आयु में ये शासक बन गया था, इसलिए बहुत सालों तक शासन किया था ये, 60 से ज्यादा सालों तक शासन किया था। और सांस्कृतिक योगदान अमोघ वर्ष का देखेंगे तो ये जैन मत का पोषक रहा है और इसके दरबार में जिन सेन थे, और जिन सेन कौन थे, आदि पुराण के लेखक रहे हैं और इनको ही अमोघ वर्ष अपना गुरु भी मानता था। इसके अलावा शाकटायन जो कि जैन आचार्य थे, दरबार में रहते थे। अमोघ कृति इन्हीं की रचना है और अपने पुत्र यानी कृष्ण द्वितीय को इन्होंने एक शिक्षक नियुक्त किया था उनके लिए, जिनका नाम था गुणभद्र। तो गुणभद्र शिक्षक अपने बेटे कृष्ण द्वितीय के लिए नियुक्त करते हैं। ठीक है, तो अमोघ वर्ष के बाद कौन आ जाता है, इनका पुत्र आ जाता है कृष्ण द्वितीय, और पुत्र के लिए अपनी गद्दी छोड़ देते हैं 880 में। तो 7th पे अगर देखेंगे तो कृष्ण द्वितीय आ जाते हैं, कृष्णा द्वितीय। फिर आ जाते हैं 8वां इंद्र तृतीय। और कृष्ण तृतीय कब आते हैं, कृष्ण तृतीय सबसे लास्ट में आते हैं दोस्तों। इसके बाद 9वें पे आते हैं अमोघ वर्ष, ये काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, 2-3 अमोघ वर्ष द्वितीय। फिर 9वां आते हैं गोविंद फोर्थ। फिर 10वें आते हैं अमोघ वर्ष, अमोघ वर्ष थर्ड। फिर 11वें पे आते हैं कृष्ण तृतीय। देखो इसका मतलब ये है कि सारा याद करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। अब कहाँ कहाँ से पूछा गया ये देखो, एक तो कृष्ण तृतीय पूछा गया, अमोघ वर्ष पूछा गया, तो अमोघ वर्ष प्रथम से सीधे आ गए कृष्ण तृतीय यहाँ पे। फिर उसके ऊपर गोविंद तृतीय, गोविंद तृतीय कहाँ गए, हाँ यही, ठीक है। उसके ऊपर क्या है, कृष्ण प्रथम पूछे गए, अब फिर क्या दंतीध्र पूछे, तो 2 ऊपर 2 बीच में, एक लास्ट में पूछ लेता है। तो इस तरीके से बहुत ही ज्यादा इसको कह सकते हैं कि पूरा याद रहेगा तभी हो पाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये कंप्लीट होता है हमारा। अगले सवाल पे चलते हैं, आज का 9वां सवाल, यानी आज का चौथा सवाल ये है कि पंचवर्षीय योजनाओं के उद्देश्य थे। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था कि राष्ट्रीय और प्रति व्यक्ति आय का उच्च स्तर प्राप्त करना, बिल्कुल वही पंचवर्षीय योजना का लाभ होगा, तभी तो होगा। पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करना, बिल्कुल ये भी ठीक होगा। साम्यवादी आदर्शों को लागू करना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि साम्यवादी नहीं, हमारी व्यवस्था अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जबकि धन संपत्ति की असमानताओं को कम करना, बिल्कुल कम करना चाहिए इसमें, इसलिए ये सारी चीजें थी। जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था को समाप्त करना नहीं दोस्तों, ये तो मूल रूप से हमारी अर्थव्यवस्था
के लिए है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो दोस्तों, प्रथम जो प्राथमिक लक्ष्य होता है पंचवर्षीय योजनाओं का जो हुआ था, वो तो है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए। ये जरूरी है कि आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, यही प्राप्त करना है, जिससे राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। और भारत में अगर शुरुआत की बात करें तो भारत में आर्थिक जो नियोजन की अवधारणा है वो सोवियत संघ से ली गई है। यूएसएसआर उस समय हुआ करता था, उससे ली गई है। और जहां जोसेफ स्टालिन ने इसको लागू किया था 1928 में, पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई थी। वहीं बाद में 1950 में 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया जाता है भारत सरकार द्वारा। और गैर संवैधानिक परामर्शदात्री जो निकाय था उसमें योजना आयोग आता है, प्लानिंग कमीशन आता है, उसका गठन होता है, जिसके पदेन अध्यक्ष जो है पीएम माने जाते हैं। उस टाइम जवाहरलाल नेहरू थे। और उसके बाद एक चीज और गठित होता है 6 अगस्त 1952 को, और वो होते हैं एनडीसी, यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। योजनाओं को अंतिम रूप से स्वीकृति यही देती। तो बात ये हुई कि 1 जनवरी 2015 को मोदी गवर्नमेंट ने इस पंचवर्षीय योजना को हटा दिया, जो कि 65 वर्ष पुरानी हो चुकी थी, उसको हटा दिया। उसके स्थान पर नीति आयोग लाया। नीति आयोग यानी नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति इसका फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये लाते हैं। और इसका उद्देश्य ये था कि भाई बॉटम से अप, ठीक, मतलब पहले ये होता था कि अप से बॉटम तक सारी चीजें, यानी जो पंचवर्षीय योजना थी ऊपर से नीचे तक धीरे धीरे पहुंच जाएंगी, हाशिए तक, जो गरीब आदमी है उसके तक। लेकिन नीति आयोग जो गरीब से ऊपर उठाता है, पहले गरीब आदमी को ध्यान देता है। तो ये दोस्तों ये चीज थी इसमें कि 3 चीजें, 15 वर्षीय जो विजन था इनका, 7 वर्षीय रणनीति बनाते हैं, और 3 वर्षीय है एक्शन एजेंडा होता है। ये प्रणाली होती है इसमें वर्तमान योजना। ठीक, तो इस तरीके से ये हमारा क्लियर हो जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है, आज का लास्ट है दोस्तों, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? बिल्कुल सिंपल था, 10 मंडल थे। ऋग्वेद के बारे में थोड़ा सा और जान लें कि भाई सनातन धर्म के सबसे प्राचीन ग्रंथ है, इसमें 10 मंडल हैं, सूक्त हैं 1028, और जो रचनाएं हैं लगभग 10,580। और पहला जो मंडल आता है, और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद में जोड़े गए, जबकि ऋग्वेद के जो पढ़ने वाले होते हैं उनको बोला जाता है होता या होत्र। और वंश मंडल किसे बोलते हैं? वंश मंडल दोस्तों सेकंड से 7th के जो मंडल हैं वंश मंडल बोला जाता है, जो कि सबसे प्राचीन है। अब थोड़ा अलग से देखें तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त दिया गया है, जिसमें 4 वर्ण दिए गए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। शूद्र का सबसे पहला जो उदाहरण मिलता है इसमें 10वें मंडल में ही मिलता है, नदी सूक्त भी इसी में है। वहीं 9th में देखेंगे तो पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित 9th है। 7th देखेंगे तो वशिष्ठ ऋषि दशराग का वर्णन है, दशराग युद्ध का। और 3rd विश्वामित्र है, 3rd जो मंडल है विश्वामित्र गायत्री मंत्र से संबंधित है। जबकि फर्स्ट है मेधा तिथि और दीर्घतमा, ऐसे प्रसिद्ध ऋषि से रिलेटेड पहला है। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है 5 क्वेश्चन दोस्तों। आप मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।